मिस्टर रतन टाटा एक ऐसे इंसान जो भारत की आन बान शान और बिजनेस के भगवान हैं। बाकी बिजनेसमैन ने बिजनेस किया ये देखकर कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, किसमें कितना पैसा बनेगा। और सर रतन टाटा जी ने बिजनेस किया ये सोच के कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिसकी देश को जरूरत है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट कौन सी इंडस्ट्री में जाया जाए जिससे देश का भला हो सके। बाकी के बिजनेसमैन अपना बिजनेस और अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए रेस में रहे और सर रतन टाटा जी रहे भारत का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए। आज की ये वीडियो सर रतन टाटा जी पर डेडिकेटेड है जो उन्होंने इंडिया के बिजनेस की दुनिया में और समाज में किया। रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने साल 1991 में और तब टाटा के पास टोटल 95 कंपनियां थी और हर कंपनी अलग अलग सेक्टर में अपने हिसाब से काम कर रही थी और इन सभी में कोई यूनिटी नहीं थी। सब कंपनियां अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रही थी और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी और पूरा फोकस सिर्फ इंडियन मार्केट पर ही था और इंडिया के बाहर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। उस टाइम ग्रुप का रेवेन्यू 14,000 करोड़ रुपए था और मार्केट कैप 30,000 करोड़ रुपए था। और जब सर रतन टाटा 1991 में टाटा में एंटर हुए और साल 2012 में रिटायर हुए तब तक वो क्या कर चुके थे। एक्चुअली दोस्तों टाटा ग्रुप की छोटी छोटी कंपनियां थी और हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग काम कर रही थी। रतन टाटा जी ने सबको एक करके सेंट्रलाइज्ड कर दिया और जहां फोकस सिर्फ इंडियन मार्केट पे था वहीं उन्होंने आकर फॉरेन मार्केट पे भी फोकस किया और आज टाटा ग्रुप का 60% रेवेन्यू फॉरेन कंट्रीज से आता है। टाटा ग्रुप ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी कि वो देश जिसने कभी भारत पे आके राज किया था वहाँ पर रतन टाटा जी की वजह से हम राज कर रहे हैं। ब्रिटेन के बड़े बड़े ब्रांड्स चाहे वो टेटली हो, जैगुआर हो, चाहे वो लैंड रोवर हो और या फिर कोर्स हो, सबको खरीद डाला। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस उन्हीं की निगरानी में लिस्ट हुई थी। जब रतन टाटा जी ने ज्वाइन किया था उस टाइम सेल थी सिर्फ 14,000 और जब वो रिटायर हुए तब सेल थी 5,25,000 करोड़ और जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब मार्केट कैप था 30,000 करोड़ और आज की डेट में टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा ग्रुप है, वो भी 25 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ। लेकिन अब सवाल तो ये है कि उन्होंने ये किया कैसे, क्या लेजेसी रही इंडिया और वर्ल्ड में। और ये सब तो रही बिजनेस की बात, लेकिन अपने बिजनेस के अलावा वो अपनी पर्सनल जिंदगी में कैसे थे, उससे रिलेटेड कुछ किस्से और जो चैरिटी करते थे वो आखिर कितने हम्बल थे, इसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो। लेकिन जानने से पहले दोस्तों आज की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। रतन टाटा जी का जन्म हुआ 1937 में और उनके माता पिता के बीच किसी कारण से डाइवोर्स हो गया तो उनको अपना बचपन दादी के साथ बिताना पड़ा। मात्र 17 साल की उम्र में वो यूएस चले गए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और 1962 में उनकी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हुई आर्किटेक्ट में। रतन टाटा जी डिग्री से एक आर्किटेक्ट थे और उस समय उनका मन था कि यूएस की लाइफस्टाइल काफी अच्छी है तो वहीं सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन उनकी दादी ने उनको बचपन से पाला था और उनकी दादी की तबीयत खराब होने के कारण वो एक बार में वापिस चले आए। अब दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा नहीं था कि रतन टाटा जी में जो JRD टाटा है उनके ब्लड रिलेशन में थे, या उनको पता था कि टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी मैं ही हूँ या इसके बाद अब टाटा को आगे मैं ही हैंडल करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और उन्होंने ऐसा करने का क्लेम भी नहीं किया, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे थे और उन्हें IBM से ऑफर मिला और वो IBM में नौकरी करने की सोच भी रहे थे। लेकिन JRD टाटा की ये सोच थी कि तुम कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हो तो इसलिए टाटा ग्रुप में ही रहो और अगर इंडिया में रहोगे तो टाटा ग्रुप में ही काम करोगे। एंड फाइनली साल 1963 में जब रतन टाटा जी 26 साल की उम्र के थे तो उन्होंने टाटा ग्रुप में एंट्री ली और जब टाटा ग्रुप में एंटर हुए तो उन्होंने पहले 6 महीने में टाटा मोटर में ट्रेनिंग की। उसके बाद चले गए टिस्को में जो आज की डेट में टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है और 6 महीना वहां ट्रेनिंग की और फिर ट्रेनिंग के बाद वहीं टाटा स्टील में एक टेक्निकल ऑफिसर की हैसियत से उन्होंने ज्वाइन किया और काम करना चालू कर दिया। और साल 1969 में 4 साल के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए ताकि टाटा ग्रुप का एक मेंबर चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया गए और टाटा ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन किया। फिर साल 1970 में कुछ समय के लिए उन्होंने TCS में भी काम किया था। बाद में 1971 में उन्हें नेल्को का डायरेक्टर बनाया गया। नेल्को की एक तरह की लॉस मेकिंग फर्म थी और टाटा ग्रुप ने उम्मीद छोड़ दी कि अब इसमें भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन रतन टाटा जी ने उसको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया और कंपनी को बदल दिया और वहां पर JRD टाटा को दिख रहा था कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है। नेल्को के बाद 1971 में टाटा सरसों की प्राइमरी कंपनी है उसमें इनको डायरेक्टर बनाया गया और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया और 1981 में टाटा इंडस्ट्री के बने डायरेक्टर और वहां पे इन्होंने टाटा ग्रुप का जो थिंक टैंक है जो प्लान करता है कि किसने सेक्टर में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और हाईटेक बिजनेस में घुसना, ये इन्होंने न्यू रखी थी 1981 में। 1983 में इन्होंने लॉन्च किया टाटा सॉल्ट जो देश का नमक है और बाद में साल 1986 में रतन टाटा जी एयर इंडिया के चेयरमैन बने कुछ समय के लिए। फाइनली 25 मार्च 1991 को इनको टाटा ग्रुप के ऑफिशियली चेयरमैन बनाया गया। अब दोस्तों 1991 इस पीरियड को समझना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ हाहाकार मचा हुआ। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल हाहाकार की, तो उस समय देश की इकोनॉमी खुली थी। उससे पहले यानी कि 1991 के पहले देश की इकोनॉमी बंद थी तो उस समय लाइसेंस राज हुआ करता
करता था कि हर प्रोडक्ट बनाने का हर कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ कि किस चीज की प्रोडक्शन कौन करेगा। कोई भी इंसान कुछ भी बना ले, कैसा भी बना ले, किसी भी प्राइस पर प्रोडक्ट को सील करे, सामान तो बिक ही जाएगा। तो उस समय कोई टेंशन नहीं थी, कंपटीशन नहीं था और सभी अपना काम राजी खुशी से कर रहे। और बाद में 1991 में जब इकोनॉमी खुल गई तो विदेशी कंपटीटर्स भी आए और देसी लोगों को भी खुला मैदान मिल गया। उस समय 91 के पहले जितने भी पुराने ग्रुप थे जो फल फूल रहे थे, 91 के बाद सब साफ हो गए। और टाटा ग्रुप का नाम इसलिए है क्योंकि ये कंपनी विजनरी थी और अपने ग्रुप को संभालने वाली थी। उस समय 91 के पहले इनके आसपास के जो भी प्लेस थे सब चले गए और बाकी के कुछ बिजनेसेस भी बिल्कुल साफ हो गए। तो उस टाइम इस ग्रुप ने देश को संभाल लिया। ये तो थी एक्सटर्नल, क्योंकि उस समय विदेशी कंपनियों से भी लड़ना था और बाकी के एनवायरमेंट से भी लड़ना था। इंटरनल चैलेंज तो और भी ज्यादा खतरनाक था। इंटरनल चैलेंज तो ये था कि उस समय टाटा की अलग अलग कंपनियां थी, हर कंपनी में एक ना एक ऐसा बंदा बैठा था जो उस समय कंपनी को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर रहा था। और टाटा ग्रुप से तो कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि इनके पहले जो बॉस थे वो थे JRD टाटा। JRD टाटा जी की प्रेजेंस इतनी ज्यादा थी कि उनकी आवाज में दम था। अगर JRD टाटा जी ने एक बार फोन लगा दिया और कोई बात कह दी तो वो आदमी हिल नहीं सकता था। लेकिन जब वो चेयरमैन नहीं रहे तो हर आदमी अपनी मनमानी करने लगा। और बाद में रतन टाटा जी ने इस पर कंट्रोल करते हुए पुराने जो व्यक्ति थे जो इस तरह के माइंडसेट के साथ काम कर रहे थे उन सबको हटाया, रिटायरमेंट किए। कोई भी आदमी जब तक जिंदा है तब तक काम कर रहा था। तो रिटायरमेंट की एज डाली, नए टैलेंट के लिए जगह बनाई और बाकी सब ग्रुप की कंपनीज में अपने हल्के स्टेक्स बढ़ाए। और टाटा सन्स जो उसकी चेयरमैन कंपनी थी उसका दबदबा बढ़ाया ताकि कोई भी कंपनी इधर उधर ना चली जाए। अगर रतन टाटा जी 1991 में ज्वाइन नहीं करते तो साल 2000 के आते आते टाटा ग्रुप की 20-30 कंपनियां अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती बिना टाटा ग्रुप के कंट्रोल। उस समय जितनी भी कंपनियां थी सबका फोकस था इंडिया में काम करो, लेकिन इन्होंने सोचा कि इंडिया में तो काम करना है पर इंडियन कंपनी बाहर जाकर कैसे अपनी प्रेजेंस बनाएगी। पर उन्होंने काम करना चालू किया और शुरुआत की सन 2000 में इन्होंने टेटली की, जो कि एक ब्रिटिश ब्रांड था, उसको खरीद लिया। इसके बाद तो मार्केट में जैसे तहलका ही मच गया कि इंडियन कंपनी बाहर जाकर विदेशी कंपनी को खरीद रही है, वो भी खुद से भी बड़ी। टाटा टी ने खरीदा टाटा की छोटी कंपनी टेटली, बड़ी कंपनी थी तो छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी को खरीद लिया। ये बात सुनते ही बाजार में जैसे हल्ला मच गया कि ये कैसे हो सकता है और इनको देखकर बाकी के बिजनेसेस में भी कॉन्फिडेंस आया कि यस हम भी बाहर जा सकते हैं और अपना बिजनेस फैला सकते हैं, हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम भी ब्रांड खरीद सकते हैं। तो ये जो शुरुआत है इंडियन कंपनी के डोमिनेंस के फेयरलेस होने की, ये रतन टाटा जी की देन है। उसी साल सन 2000 में इनको मिला पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान। और साल 2004 में ये लेके आए TCS का IPO। TCS में 1970 में उन्होंने काम किया था, उनको पता था कि कंपनी क्या है, उसका IPO किया और आज की डेट में TCS देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें 90% प्रॉफिट अकेली TCS देती है। फिर साल 2006 में लॉन्च किया DTH सर्विस टाटा स्काई और 2008 में इन्होंने फिर एक बार दांव खेला, जिसमें इन्होंने जैगुआर को खरीदा, लैंड रोवर को खरीदा और उसी साल उनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण मिला। और 2012 में एज ए चेयरमैन उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट कर दिया। और अगर हम बात करें रतन टाटा जी के अदर अचीवमेंट के बारे में, तो भारत को अगर किसी चीज की जरूरत है तो टाटा ग्रुप सबसे आगे होता है। आज की डेट में हमको पता है कि वर्ल्ड लेवल पे टेक्नोलॉजी में आगे जाना है तो हमको चाहिए होगा चिप या सेमीकंडक्टर, लेकिन उसके प्लांट में एक्सपर्टीज भी बहुत लगता है, पैसा भी बहुत ही ज्यादा लगता है और इसमें रिस्क भी बहुत ही ज्यादा होता है और हर कोई इतना रिस्क ले नहीं सकता। लेकिन रतन टाटा जी आगे आए, टाटा ग्रुप आगे आया और सेमीकंडक्टर के सेक्टर में सबसे बड़ा काम रतन टाटा जी के टाटा ग्रुप करता है। आज की डेट में हर कंपनी कह रही है कि हम इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये इंस्पिरेशन, इसकी शुरुआत रतन टाटा जी ने ही की थी और आई टाटा ग्रुप का 60% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से ही आता है। और अगर हम बात करें चैरिटी की, तो जब भी अमीर व्यक्तियों की लिस्ट आती है तो उसमें बाकी सबके नाम आते हैं, जैसे अंबानी, अडानी, बजाज जैसे बड़े बड़े जायंट्स आते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि रतन टाटा जी का नाम उसमें क्यों नहीं आता? तो इसका रीजन ये है कि उन्होंने कहा कि वो टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर नहीं है। टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर है टाटा ट्रस्ट, यानी कि ये जो टाटा ग्रुप जितना भी पैसा कमाता है उसका डिविडेंड जाता है टाटा सन्स में और टाटा सन्स का जितना भी पैसा आता है उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है टाटा ट्रस्ट और सारा पैसा समाज सेवा पर खर्च होता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो टाटा ग्रुप में जो ऑनर है वो ट्रस्ट है, कोई व्यक्ति नहीं। रतन टाटा जी ने कोरोना से फाइट करने के लिए 500 करोड़ रुपए का दान दिया था। एंड दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि बिजनेस की डीलिंग में या बिजनेस में अगर बड़ा बनना है तो स्मोकिंग करनी पड़ती है, अल्कोहल कंज्यूम करनी पड़ती है। लेकिन देश के सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन और देश के सबसे बड़े ग्रुप को बनाने वाले व्यक्ति ने कभी स्मोकिंग नहीं की और ना ही कभी ड्रिंकिंग की। और दोस्तों, किस्से कहानियां तो और भी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि रतन टाटा जी की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी। और अब दोस्तों, जब रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे तो उनकी याद में एक बार कमेंट बॉक्स में #भारत-रत्न फॉर रतन टाटा जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अब दोस्तों, ये सभी बातें तो आपने जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर अमरावती शहर खंडहर में क्यों बदल गया है? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।